टैंकों का मुकाबला करने के लिए टैंकों की मदद मांगी गई। अपनी एक टैंक रेजिमेंट के मेजर मोहम्मद सरवर अपने टैंक स्क्वाड्रन के साथ शालामार से अगले इलाके में किसी भी पलटन की मदद को पहुंचने के लिए पाबरकाब थे। जब उन्हें डोगरई के अगले मोर्चों को मदद देने के लिए हुक्म मिला तो वो शाहसवार की तरह फलांग कर अपने टैंक पर चढ़े और टैंक के अंदर चले गए। उनके पास सिर्फ 6 टैंक थे। उन्होंने यही टैंक साथ लिए और इंतहाई रफ्तार से बाटापुर जा पहुंचे। उन्हें बताया गया कि मिशन क्या है। उस वक्त तक बाटापुर के करीब नहर पर लोहे का आरजी पुल रखा जा चुका था। ये भी फील्ड इंजीनियर का एक कारनामा था। दुश्मन सीधे फायर से पुल रखने की हर कोशिश नाकाम बना देता। आखिर बहुत से जवानों का खून देकर ये पुल रखा गया था। मेजर सरवर शहीद का टैंक अपने स्क्वाड्रन से आगे था। टैंक का हुड खुला हुआ था और मेजर सरवर शहीद नजर आ रहे थे। जब वो बैली ब्रिज के करीब पहुंचे तो देखा कि जनरल सरफराज खान करीब ही खड़े थे। जनरल साहब ने सरवर शहीद को हाथ मिलाकर खुदा हाफिज कहा। मेजर सरवर शहीद मुस्कुराए, टैंक रुकवा कर नीचे उतरे और दौड़ते हुए जनरल सरफराज खान के पास आकर सैल्यूट किया। जनरल साहब ने उन्हें कहा कि नहर से आगे के इलाके में आपके लिए कोई आड़ नहीं। दुश्मन सीधा फायर करके टैंक तबाह कर सकता है। जरा संभल कर और दुश्मन को नजर में रख कर जाइएगा, खतरा बहुत है। मेजर सरवर शहीद ने इत्मीनान से कहा, मुझे इसी खतरे में तो जाना है, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं। उन्होंने जनरल साहब को सैल्यूट किया तो जनरल साहब ने उनसे हाथ मिलाकर खुदा हाफिज कहा। 16 पंजाब रेजिमेंट का बटालियन हेडक्वार्टर कर्नल गोलवाला के साथ डुगरई के करीब जा रहा था। मेजर सरवर कर्नल गोलवाला से मिले। निहायत सुर्रत से उन्होंने अपने मिशन के मुताल्लिक बातचीत की और वो डुगरई से गुजर गए। वहां से उन्होंने अपने टैंकों को डिप्लॉय कर दिया। अब उनके साथ 6 की जगह 4 टैंक रह गए थे, क्योंकि एक टैंक फंस गया था और दूसरा इंजन की खराबी की वजह से रुक गया था। वो 4 ही टैंकों को दुश्मन के 16 टैंकों के मुकाबले में ले गए। डुगरई से आगे जाकर उन्होंने 2 टैंक सड़क के दाएं तरफ यानी जुनूबी इलाके में भेज दिए और 2 टैंक जिनमें से एक उनका अपना था उसे कंपनी के करीब पोजीशन में ले गए। पोजीशन लेते ही उन्होंने यक्के बाद दीगरे दुश्मन के 2 टैंक नाकारा कर दिए। 16 पंजाब रेजिमेंट की कंपनियों के पास टैंक शिकन असलहा कम था। एक कंपनी के नायक गुलाम अहमद ने दलेरी का मुजाहरा किया और अपनी आरआर को मेजर सरवर के टैंक की आड़ में ले जाकर दुश्मन का एक टैंक तबाह कर दिया। दुश्मन ने गोलों की बारिश बरसा दी। इससे अपना एक टैंक तबाह हो गया। सूरत हाल बड़ी नाजुक होती जा रही थी। दुश्मन के पास अभी 13 टैंक थे और इधर सिर्फ 3। इतने में बी कंपनी की आरआर भी पोजीशन में आ गई, जिसने दुश्मन के टैंकों का जोर तोड़ने में मदद दी। खुदा को अभी मेजर सरवर से कड़ा इम्तिहान लेना था। बेजिगरी से मुकाबला करने के बावजूद दुश्मन के टैंक ए कंपनी की पोजीशनों पर चढ़े आ रहे थे। उधर मेजर सरवर शहीद के दाएं तरफ वाले ट्रूप कमांडर ने उन्हें वायरलेस पर इत्तला दी कि दाएं तरफ से उस पर आरआर और रॉकेट लॉन्चरों का बहुत ज्यादा फायर आ रहा है। ट्रूप कमांडर की आवाज में लर्जा सा था, जिससे जाहिर होता था कि फायर इस कदर ज्यादा है कि वो पोजीशन में जम नहीं सकता। मेजर सरवर शहीद ने पुरअज़्म लहजे में कहा, फिक्र नहीं, पीछे न हटना, मैं आ रहा हूँ। इस तरफ जहाँ मेजर सरवर थे, ये सूरत पैदा हो गई कि दुश्मन के टैंक ए कंपनी के बहुत करीब आ गए। मेजर सरवर ने जिंदगी का आखिरी दलेराना फैसला किया और ए कंपनी को दुश्मन के टैंकों से बचाने और सड़क के जुनूब में अपने ट्रूप कमांडर की मदद को पहुंचने के लिए टैंक को पोजीशन से निकाल कर आगे ले गए। ये निहायत खौफनाक चाल थी। उन्हें यूं दुश्मन के सामने नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें जान से ज्यादा फर्ज अजीज था और उन्हें 16 पंजाब की ए कंपनी के वो प्यादा सिपाही भी अजीज थे जो टैंकों के सामने बेबस थे। मेजर सरवर शहीद ने अपने दाएं तरफ वाले ट्रूप कमांडर को एक बार फिर हौसला दिया और कहा, पोजीशन न छोड़ना, मैं आ रहा हूँ। ये उनकी आवाज थी। वो पोजीशन से टैंक को निकाल कर सामने आए तो दुश्मन का टैंक शिकन गोला उनके टैंक में आन लगा। टैंक को आग लग गई और मेजर सरवर शहीद अपने क्रू समेत वतन की दहलीज पर कुर्बान हो गए। वो नारोवाल जिला सियालकोट के रहने वाले थे। उनकी शहादत ए और बी कंपनी के टैंक शिकन गनर्स और अपने बचे हुए 2 टैंकों के लिए ऐसा इश्तियाल बन गई कि उन्होंने जानों की बाजी लगाकर दुश्मन के लिए तेज फायर से कयामत बर्पा कर दी। इससे दुश्मन का हमला रुक गया, लेकिन वो पसपाना हुआ। दाएं तरफ से दुश्मन की इन्फेंट्री भी हमले के लिए आ रही थी। साफ जाहिर था कि दुश्मन अब के पीछे हटने के लिए नहीं आ रहा। कैप्टन सगीर हुसैन शहीद सड़क के दाएं तरफ और पीछे थे। उन्होंने अपनी कंपनी को एडवांस का हुक्म दिया और गला फाड़ कर नाराए तकबीर लगाया। साथ ही उन्होंने अपनी कंपनी की आरआर को टैंकों का मुकाबला करने के लिए आगे भेज दिया। इस आरआर के तोपची नायक खुशहाल खान और लांस नायक शकूर थे। उनकी जीप का ड्राइवर गुलजरी था।
तीनों निडर और बहादुर थे। उन्होंने निहायत दलेरी और हाजिर दिमागी से दुश्मन के टैंकों का मुकाबला किया। दाएं तरफ से कैप्टन सगीर हुसैन शहीद ने अपनी कंपनी से दुश्मन पर ऐसा शदीद और तेज हमला किया कि दुश्मन पर दहशत तारी कर दी और वो पीछे हटता, लाशें फेंकता सरहद से बाहर निकल गया। कैप्टन सगीर हुसैन मार्का सर करके अपनी पोजीशन में वापस आ गए। दुश्मन ने अपनी इन्फेंट्री और टैंकों को नाकाम होते देखकर तोपखाने की गोलाबारी शुरू कर दी। उसके गोले अगले मोर्चों से लेकर पीछे BRB तक गिर रहे थे। उसका मकसद ये था कि पाक फौज की ये दो कंपनियां यहाँ मोर्चा बंद न हो सकें और पीछे से उन्हें कोई मदद न पहुंच सके। चुनाचे उसने गोलाबारी से कुमक और सप्लाई के रास्ते मसदूद कर दिए। अब इंतजार था कि इस गोलाबारी के कवर में दुश्मन फिर हमलावर होगा, लेकिन वो ताजा मार्के में इस कदर नुकसान उठा चुका था कि सरहद से परे रीग्रुपिंग में मसरूफ हो गया। वो अब इतनी जल्दी हमला करने के काबिल नहीं रहा था। इस मार्के में लांस हवालदार मोहम्मद अशरफ और सिपाही मंजूर हुसैन जख्मी हो गए। डोगरई से 1.5 मील आगे बगदादी पीर की कब्र के करीब एक कंपनी की पोजीशनें थीं। कंपनी कमांडर मेजर अमीर अफजल खान और उनके सेकंड इन कमांड सूबेदार चनारगुल थे। चनारगुल 5 सितंबर की शाम अस्पताल में बीमार पड़े थे। जब बटालियन को जाने का हुक्म मिला तो वो डॉक्टरों की मिन्नत समाजत करके अस्पताल से सेहतयाब हुए बगैर निकल आए और 6 सितंबर की सुबह कंपनी से आ मिले। कंपनी कमांडर के साथ तोपखाने के कैप्टन नईमुर रहमान भी OP थे। वो बटालियन हेडक्वार्टर के साथ राब्ता कायम करने के लिए फील्ड टेलीफोन का तार बिछा रहे थे। दुश्मन की गोलाबारी जारी थी। उनके रास्ते में छोटा सा पुल आ गया। वो पुल के नीचे से तार गुजारने के लिए पुल के नीचे झुके। उनका सर पुल के अंदर और बाकी जिस्म बाहर था कि तोप का एक गोला पुल की मुंडेर पर आ फटा। ये मौजज़ा था कि भट्टी बच गए, लेकिन इस कदर करीब धमाका होने से उनके कान का पर्दा बेकार हो गया और कान बिल्कुल बंद हो गया। उन्हें अस्पताल जाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि उनका एक कान बिल्कुल ठीक है, यही काफी है। और वो जंग का तमाम अरसा एक ही कान से गुजारा करते रहे। सड़क के दाएं तरफ A कंपनी से पीछे B कंपनी की पोजीशन थी। कंपनी कमांडर सगीर हुसैन थे। सेकंड इन कमांड सूबेदार गुलाम रसूल थे, जो मैदान जंग में गोलाबारी के वक्त भी सीना तान कर चला करते थे। इस कंपनी की एक प्लाटून के कमांडर सूबेदार हकीम खान शहीद थे, जिन्होंने ऐलान कर रखा था कि अगर दुश्मन कभी BRB तक पहुंचा तो मेरी लाश पर से गुजर कर पहुंच सकेगा। वो फायरबंदी से चंद घंटे पहले इन्हीं पोजीशनों में शहीद हो गए थे। इस कंपनी के साथ तोपखाने के OP कैप्टन हनीफ थे। बाद में सूबेदार मोहम्मद अकबर शहीद आ गए थे, जो आखिरी रात कैप्टन सगीर शहीद के साथ डोगरई के आखिरी मार्के में शहीद हुए। मेजर सरवर की टैंक रेजिमेंट की कमान नौजवान लेफ्टिनेंट जाफर इफ्तिखार शहीद ने संभाल ली थी। उनके टैंक A कंपनी से बाएं और पीछे डोगरई के करीब हर लम्हा मदद को आगे आने के लिए तैयार रहते थे। A और B कंपनी की पोजीशनों से पीछे एक खड्ड में बटालियन हेडक्वार्टर था, जहां बटालियन कमांडर कर्नल गोलवाला, कैप्टन नासिर नवाज जंजुआ और लेफ्टिनेंट इफ्तिखार थे। उनके साथ तोपखाने के मेजर तस्लीम बेग चुगताई थे। A और B कंपनी के पीछे बवक्त जरूरत मदद के लिए बलूच रेजिमेंट के मेजर सरवर शाह और उनके जवान थे। बाद में मेजर मोहम्मद अकरम आ गए और सेकंड इन कमांड मेजर खुर्शीद आलम थे। बख्तरबंद हमले के वक्त मदद देने के लिए फ्रंटियर फोर्स की RR प्लाटून A और B कंपनी के साथ लगा दी गई थी। एक और R&S प्लाटून B कंपनी के दाएं तरफ और पीछे पोजीशन में थी। इन कंपनियों को तोपखाने का पूरा ताउन हासिल था। उनकी पोजीशन की जंगी अहमियत को देखते हुए उन्हें ये सहूलत दी गई थी कि तोपखाने का जिस कदर फायर मांगे उन्हें मुहैया किया जाएगा। तोपखाने के कमांडर कर्नल इमदाद अली मलिक थे, जिनका 16 पंजाब रेजिमेंट के साथ देरीना ताल्लुक था। पेशावर और लंडी कोतल में उनका तोपखाना इस रेजिमेंट के साथ रह चुका था। लाहौर के महाज पर 16 पंजाब की 2 कंपनियां ब्रिज हेड की पोजीशन में गईं, तो पीछे कर्नल इमदाद अली मलिक का तोपखाना था। उन्होंने इन दोनों कंपनियों के कमांडरों को यकीन दिलाया था कि वो जिस वक्त और जिस कदर तोपखाने का फायर मांगे उन्हें पूरे डिवीजन की तोपों का फायर मिलेगा। इस मकसद के लिए कर्नल इमदाद अली मलिक ने जो फायर प्लान तैयार किया था वो फन्नी लिहाज से काबिल तारीफ था और इस कदर कारगर के सरहद के चप्पे चप्पे को जद में लिया जा सकता था। फायरबंदी तक तोपखाने और उसके OP अफसरों ने अगले मोर्चों को जरा से इशारे पर बरवक्त और कारगर मदद दी। जंग के बाद A और B कंपनी के बचे हुए जवानों की अकीदतमंदी का ये आलम था कि उन्होंने BRB के इस किनारे तोपों को दीवाना वार चूमा और उनके तोपचियों को गले लगाया, जिन्होंने हर बार सही, तेज और बरवक्त गोलाबारी से दुश्मन की सफों में तबाही मचाई थी। इस तोपखाने में लाहौर की दूरमार बड़ी तोपें, जो रानियों के नाम से मुल्क भर में मशहूर हुई, खुसूसी अहमियत की हामिल हैं। इनका बेशतर फायर डोगरई की इन्हीं 2 कंपनियों की रहनुमाई से होता था। अगले मोर्चों के 3-4 जवानों ने मुझे बताया, आप तो लाहौर शहर में रानी की सिर्फ आवाज सुनते रहे हैं, लेकिन हम उनकी तबाही और दहशत को अपनी आंखों से देखते रहे हैं जो वो दुश्मन की पोजीशनों में बर्पा करती थी। उसके
उसके गोले हमारे सरों के ऊपर से चीखते चिंगाड़ते गुजरते थे और हर गोला वहीं गिरता था जहां हम चाहते थे कि गिरे। इन रानियों ने दुश्मन के ब्रिगेडों का सत्यानाश किया है, उनके तेल, पेट्रोल और गोला बारूद के जखीरों को भस्म किया है और बाज़ औक़ात दुश्मन के हमलों को शुरू होने से पहले ही नाकाम बनाया है। 12 सितंबर के रोज EME को मालूम हुआ कि 16 पंजाब रेजिमेंट की 1-2 गाड़ियां डोगरई में खराब हो गई हैं। सियालकोट का रहने वाला फिटर मोहम्मद खान औजार और सामान जेब में रख कर चल पड़ा। उसका रास्ता पुरखतर था क्योंकि दुश्मन के फायर की जद में था, लेकिन फिटर मोहम्मद खान ने फर्ज की लगन का मिसाली मुजाहरा किया। वो बड़ी जल्दी खराब गाड़ियों तक पहुंचना चाहता था। उसकी जीप उड़ी जा रही थी। उसने ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया जहां बारूदी सुरंगें बिछी हुई थी। उसने ये खौफनाक फैसला फासला कम करने की खातिर किया था, मगर मौत बाजी जीत गई। उसकी जीप एक बारूदी सुरंग पर आ गई। भयानक धमाका हुआ और फिटर मोहम्मद खान फर्ज की लगन में शहीद हो गया। भसीन और डोगरई की पोजीशनों के दरमियान जो खला था उसे पेट्रोल पार्टियों से पुर किया जाता था। इन पेट्रोलों की इंटेलिजेंस काबिलेदाद थी। जवान जान का खतरा मोल लेकर दुश्मन के तोपखाने की गोलाबारी में उसकी पोजीशनों के इस कदर करीब चले जाते थे जहां से वो उसकी नफरी हथियारों और इरादों के मुताल्लिक कीमती मालूमात हासिल कर लाते। 12-13 सितंबर की दरमियानी रात भसीन और डोगरई की कंपनियों ने अपनी अपनी गश्ती पार्टियां भेजी। वो न सिर्फ दरमियानी खला की चौकीदारी करती रहीं बल्कि दुश्मन के मुताल्लिक निहायत कारामद रिपोर्टें लाईं। इन रिपोर्टों की रोशनी में 2 कंपनियां आगे जाकर दुश्मन पर हमलावर हुई और उसका इस कदर नुकसान करके वापस आ गईं कि दुश्मन अगले हमले के लिए आर्जी तौर पर माजूर हो गया। 13 सितंबर की सुबह महाज पर खामोशी तारी थी। दोनों फरीक खामोश थे। मैदान जंग की ऐसी खामोशी डरावनी हुआ करती है। मार्के के दौरान सिपाहियों के दिलों पर डर कम और हैजान की कैफियत ज्यादा तारी रहती है, लेकिन मैदानी जंग का सुकूत दिलों पर हौल तारी कर देता है। सब जानते हैं कि ये सुकूत तूफान का पेश खैमा होता है, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि अब जो तूफान उठेगा कैसा होगा। दुश्मन पर रात के वक्त जो वार हुआ था उससे वो दिन के 12 बजे संभल गया और अचानक गोलाबारी शुरू कर दी। फायर तेज और बेदरेक था। भारतीयों ने अमेरिका, बरतानिया और रूस को चीन का भूत दिखाकर उनसे एमुनिशन के जो अंबार हथियाए थे उन्हें वो आज पाकिस्तान को तहतीक करने के लिए लाहौर की दहलीज पर फूंक रहा था। ज्यादातर गोलाबारी डोगरई के मोर्चों पर मरकूज थी। इन कंपनियों ने अपने मोर्चों को ऐसी शक्ल दे ली थी कि वो गोलाबारी से महफूज रह सकते थे, लेकिन मुतवातिर धमाकों, गोलों के जलते टुकड़ों की बारिश, बारूद की तपिश और बू के असरात से महफूज रहना मुमकिन नहीं था। इन असरात को झेलते चले जाना दिल गुर्दे का काम होता है। हमारे जवान ईमानी कुव्वत से ये कयामत झेल रहे थे। इस गोलाबारी को खामोश करने के लिए अपना तोप खाना फायर कर रहा था, लेकिन 300 से ज्यादा तोपों के रैपिड फायर का मुकाबला 120 तोपों के लिए मुहाल था। दोनों तरफों के तोपखानों में एक नुमाया फर्क था, वो ये कि भारतीय अंधाधुंध गोले फेंक रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी संभल और सोच समझ कर फायर करते थे ताकि एमुनिशन जाया न हो। इस मौके पर लाहौर की रानियों ने बहुत काम किया। दुश्मन की तोपों तक रानियों के ही गोले पहुंच सकते थे जो उन्होंने ठिकाने पर पहुंचाए। दुश्मन ने 4 बजे तक गोलों का मी जारी रखा। 4 घंटों की गोलाबारी जमीन की नीचे वाली तह को भी ऊपर ले आया करती है। यही हाल उस मैदान का हुआ। जवानों ने दिल गुर्दे को काबू में रखा और सह गए। गोलाबारी खत्म होते ही दुश्मन ने सुर्ख धुएं के गोले फायर करने शुरू कर दिए, जिनसे हमारे मोर्चों का इलाका लाल सुर्ख धुएं में छुप गया। अगर तैयारे से देखा जाता तो मोहाज का ये इलाका यूं नजर आता जैसे खून में डूबा हुआ हो। इन सुर्ख बादलों ने आंखों के सामने डरावना सा पर्दा डाल दिया। इस धुएं की बू इस किस्म की थी कि बाज जवानों ने बुलंद आवाज से चिल्लाना शुरू कर दिया, गैस गैस। मोर्चों में एक हद तक घबराहट सी फैल गई क्योंकि जवान इस धुएं को जहरीली गैस समझ बैठे थे। इस सूरत हाल में अफसरों की लीडरशिप ने बहुत काम किया। वो अपने मोर्चों से निकल आए और तमाम मोर्चों में जाकर जवानों को कायल कर लिया कि ये गैस नहीं है और उन्हें खबरदार किया कि दुश्मन बड़े पैमाने पर हमला करने वाला है। सर बाहर रखो और दुश्मन को देखो। अपने अफसरों की क़यादत के तहत जवानों के हौसले तरोताजा हो गए। लाल धुआं फैलते ही इंडियन एयरफोर्स के 12 लड़ाका बमबार तैयारे आ गए। ये लाल धुआं दरअसल तैयारों के लिए मार्कर था। अब 12 तैयारों को इस सुर्ख खित्ते पर रॉकेट और बम बरसाने थे। दुश्मन का ख्याल था कि 4 घंटों की मुसलसल गोलाबारी से अगर पाकिस्तानी मोर्चों में जिंदगी के आसार बाकी रह गए थे तो वो बमबारी और रॉकेटों से खत्म हो जाएंगे। फिर लाहौर में दाखिल होने के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। गुज़श्ता जंग अजीम में इत्तेहादियों ने नॉर्मंडी की जवाबी यलगार में जर्मनों को शिकस्त देने के लिए यही
ہی نسخہ استعمال کیا تھا جو کامیاب رہا تھا۔ ہزاروں بری توپوں اور بحری جہازوں کی گولہ باری کے ساتھ انہوں نے 3000 بمبار طیاروں سے مسلسل بمباری کی تھی، جس سے نہ صرف جرمنوں کے مورچے ختم ہو گئے تھے بلکہ بہت سے جرمن سپاہی اس قدر بھیانک دھماکوں سے پاگل ہو گئے تھے۔ جب لاہور کے محاذ کی اگلی پوزیشنوں پر 4 گھنٹوں کی گولہ باری کے بعد طیارے آ گئے تو ہمارے مورچوں کا حشر جرمنوں سے بدتر نظر آنے لگا۔ جوانوں کو دشمن کی فوج کا کوئی ڈر نہیں تھا، مگر طیاروں کے سامنے وہ بے بس تھے۔ اپنی طیارہ شکن گنوں نے فائرنگ کی لیکن صورتحال ان کے بس سے باہر تھی۔ بہرحال پاک فضائیہ چوکنی تھی۔ پیشتر اس کے کہ دشمن کے طیارے حملے کے لیے نیچے آتے پاک فضائیہ کے 6 طیارے پہنچ گئے۔ اس دن تک انڈین ایئر فورس کے 100 سے زیادہ طیارے تباہ ہو چکے تھے اور پاک فضائیہ فضا کی دہشت بن چکی تھی۔ توقع تھی کہ فضا میں 12 اور 6 طیاروں کا خونریز مارکا ہوگا، لیکن ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے میں آیا۔ جو ہی ہمارے 6 شہبازوں نے فضا میں موزوں پوزیشن لینے کے لیے طیاروں کو گھمایا تو دشمن کے 12 کے 12 طیارے ایک بھی راؤنڈ فائر کیے بغیر نہایت برخورداری سے اسی دیس کو لوٹ گئے جس دیس میں گنگا بہتی ہے۔ زمین سے یہ منظر دیکھنے والوں پر ہیجان طاری تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بھارتی ہواباز بھی فضا میں موزوں پوزیشن لینے اور مارکے کی ترتیب میں آنے کے لیے پرے چلے گئے ہیں، لیکن بھارتی ہواباز چلے ہی گئے۔ ہمارے اگلے مورچوں کے جوان کچھ ایسے حیرت زدہ ہوئے کہ بھارتیوں کی بزدلی پر نعرہ تکبیر بھی نہ لگایا۔ اپنے طیاروں نے محاذ کا چکر لگایا اور ڈوگرئی کے اگلے مورچوں پر اس انداز سے نیچی پرواز کر کے اور اپنے پر ہلاتے اپنے اڈے کو اڑ گئے جیسے کہہ رہے ہوں پاک فوج کے جوانوں پرواہ نہ کرنا، ہم پاکستان کی فضا میں موجود ہیں۔ اپنے طیاروں کو یوں بر وقت پہنچتے اور دشمن کو بھگاتے دیکھا تو اپنے جوانوں کے تھکے ماندے جسم تر و تازہ ہو گئے اور وہ اپنے اندر نئی قوت محسوس کرنے لگے۔ لال دھواں جو دشمن نے بڑے ارمانوں سے پھیلایا تھا آہستہ آہستہ محاذ کی گرد میں تحلیل ہو گیا۔ دشمن گولہ باری اور اس دھوئیں سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا، لیکن وہ لاہور پر قبضہ کرنے کے ارادے سے ابھی تک دستبردار نہیں ہوا تھا۔ اس کے پاس اسلحہ اور گولہ بارود کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے اسی جنگ کے لیے دوست ممالک کے سامنے جھوٹ بول بول کر اسلحہ بارود جمع کیا تھا اور انہی ملکوں کے جنگی ماہرین سے فوج تیار کروائی تھی۔ اس نے ستمبر 65 کی جنگ لڑنے اور پاکستان کو کرۂ ارض سے مٹانے کے لیے 18 برس تیاری میں گزارے تھے۔ وہ اتنی جلدی کیسے اس مقصد سے دستبردار ہو جاتا؟ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔